अब आगे। वीर ने मीरा की नम आंखें देखी तो तुरंत लैपटॉप एक साइड रख दिया। वो बिना एक पल गंवाए मीरा के पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अपनी तरफ घुमाया। उसकी आवाज में इस बार साफ चिंता थी। क्या हुआ मीरा, तुम्हारी इन आंखों में आंसू क्यों हैं? पागल, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। वीर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। मीरा उसकी आंखों में देखती रही। उसकी पलकों पर आंसू चमक रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, ठाकुर साहब, हमें हमारे परिवार की याद आ रही है, पर हम उनसे मिल भी नहीं सकते। इतना कहते ही मीरा की आवाज भर आ गई, और अगले ही पल वो वीर के सीने से लगकर रोने लगी। उसकी उंगलियां वीर की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थीं, जैसे उस पल उसे बस उसी सहारे की जरूरत हो। वीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर धीरे से उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसे अचानक सब याद आ गया। मीरा का परिवार, उनकी नाराजगी। वो लोग इतने नाराज थे कि मीरा की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। लेकिन शायद, अगर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी अस्पताल में थी, तो शायद उनका दिल पिघल जाए। वीर यही सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में मीरा की सिसकियां गूंज उठी। वो तुरंत थोड़ा सा झुका और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मीरा प्लीज चुप हो जाओ ना। उसकी आवाज बहुत नर्म थी। देखो, एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। उसने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा उनके पास। मीरा ने सिर हिलाया लेकिन उसकी आवाज फिर कांप गई। पर वो हमसे मिलेंगे ही नहीं। उसने सुबकते हुए कहा, माँ ने भी मना किया है आने के लिए, वो भी हमसे नहीं मिलेगी। वीर ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में इस बार दृढ़ता थी। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? वो धीमी मगर ठोस आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, सब मिलेंगे। फिर उसने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये हुकुम शाह का वादा है अपनी हुकुम रानी से। मीरा की आंखों में हल्की सी चमक लौट आए। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वीर ने राहत की सांस ली। फिर बोला, अच्छा, बहुत देर से जाग रही हो, थोड़ी देर आराम कर लो, चलो सो जाओ। वीर ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। मीरा कुछ कहना चाह रही थी। उसने हल्का सा इशारा किया। वीर उसकी तरफ झुककर बोला, क्या? मीरा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर के नीचे रख लिया और मासूमियत से बोली, हमें यहाँ सिर रखकर सोना है। फिर उसने उसकी तरफ उंगली उठाई, और जब तक हम ठीक ना हो जाएं, तब तक आप हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। उसने जोर देकर कहा, कहीं नहीं मतलब कहीं भी नहीं, यही आपकी पैनिशमेंट है। मीरा पूरे रोब से बोली। वीर ने भोला सा चेहरा बनाया। अच्छा, इतनी बड़ी सजा दोगी अपने पति को? जैसे बहुत बड़ी सजा मिल गई हो। मीरा तुरंत बोली, इतनी बड़ी सजा तो आपको दी ही नहीं हमने, इतनी सी तो है बस। फिर मुंह बनाकर बोली, वैसे अगर आपको नहीं रुकना हमारे पास तो आप चले जाए, हम माँ साह को कह देंगे हमारे पास रुक। मीरा आगे बोलती, उससे पहले ही वीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, और बिना एक पल गंवाए खुद भी उसके पास बिस्तर पर लेट गया। उसने मीरा की कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वीर ने झुककर उसके माथे को चूमा और उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मीरा तुरंत बोली, नहीं, आप सोएंगे नहीं। वीर ने आंखें खोली। क्यों? मीरा बोली, पहले हमें गाना सुनाए। वीर की आंखें गोल हो गईं। क्या गाना? वो भी मैं? मीरा मुस्कुराकर सिर हिलाई। हाँ, आप गाना गाए। उसकी आवाज धीरे धीरे भावुक हो गई। माँ भी मुझे लोरी सुनाती थी, पता है, मैं माँ से बिल्कुल ऐसे ही लिपट कर सोती थी। उसकी उंगलियां अनजाने में वीर की शर्ट पकड़ चुकी थीं। मेरे भाई बहन मुझसे लड़ते थे। वो हल्का सा मुस्कुराए। पर माँ जब उनसे कहती थी कि एक ना एक दिन मीरा ससुराल चली जाएगी, उसकी आवाज फिर भर्रा गई। तो दोनों मुझसे लिपट जाते थे, कहते थे हमें कहीं नहीं जाने देंगे। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। पर देखिए ना, हालात कितने बदल गए, अब हम उनसे मिल भी नहीं सकते, आखिर इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या हमने? मीरा आगे बोलने ही वाली थी कि शश, वीर ने उसकी उंगली उसके होठों पर रख दी। मीरा चुप हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों से उसे देखने लगी। वीर हल्के से मुस्कुराया, वैसे तुम्हारी ये आंखें बहुत प्यारी हैं। मीरा तुरंत बोली,
पर आपकी तो मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। देखो, बिल्कुल समुद्र जैसी नीली, इन्हें देख तो कोई भी लड़की आपकी आंखों में डूब जाएगी। मीरा ने उसकी उंगली पकड़कर अपने होठों से हटाते हुए कहा। वीर हल्का सा झुका और मुस्कुराया। पर मुझे तो तुम्हें डुबाना है अपनी इन नशीली आंखों में। ये कहते हुए उसने मीरा की कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया और उसे धीरे से अपने ऊपर लिटा लिया। मीरा हड़बड़ा गई। ठाकुर साहब, कोई आ जाएगा, प्लीज छोड़िए हमें, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। वीर मुस्कुराया और पास रखा रिमोट उठाकर एक बटन दबा दिया। टक, दरवाजा लॉक हो गया। मीरा मुंह खोले बस उसे देखने लगी। वीर उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमारी पत्नी को। और उसने हल्के से उसके कान को चूम लिया। मीरा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वीर मुस्कुराया। क्या हुआ? ये घबराहट, ये बेचैनी? मीरा कांपते होठों से बोली। कुछ नहीं, हम ठीक हैं। उसका चेहरा इस वक्त और भी मासूम लग रहा था। वीर थोड़ा और करीब आया और धीरे से बोला, अच्छा, तो फिर ये आंखें क्यों बंद हैं? खोलो इन्हें, अपने पति की आंखों में नहीं डूबना क्या? मीरा ने धीरे से आंखें खोली और सामने वीर की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। मीरा के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से पलकें झुका ली। वीर उसकी इस अदा पर खुद को रोक नहीं पाया। उसने झुककर उसकी पलकों को धीरे धीरे चूम लिया और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ गया। वीर मीरा के होठों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बाहर दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनते ही वीर एक पल के लिए वहीं रुक गया। वहीं मीरा ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। वो तुरंत हड़बड़ाते हुए वीर का हाथ झटकते हुए बोली, ठाकुर साहब छोड़िए हमें, देखिए देखिए कोई आ गया ना। मीरा जल्दी से वीर के ऊपर से हटकर एक तरफ बैठ गई और घबराई हुई सांसें लेने लगी। वीर एक पल के लिए दरवाजे को घूरता रहा, मानो उसे ये खलल बिल्कुल पसंद ना आया हो। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर बड़े आराम से मीरा को वापस बिस्तर पर ठीक से लिटा दिया। वो उसके पास बैठ गया और टेबल पर रखा रिमोट उठाकर एक बटन दबाया। कुछ ही सेकंड में कमरे का ऑटोमेटिक दरवाजा सस की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। तभी एक नर्स अंदर आई। नर्स अंदर आते ही मुस्कुराए और सीधे वीर के पास आकर मीरा के बिस्तर के पास खड़ी हो गई। वो मीरा की तरफ देखते हुए बोली, मैम ये आपकी दवाई है, इसे अभी ले लीजिए। डॉक्टर ने टाइम पर लेने को कहा है। लेकिन मीरा की नजर उस नर्स पर नहीं, वीर पर थी। उसने साफ देखा था कि नर्स अंदर आते ही वीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। बस फिर क्या था, मीरा का पारा फिर से चढ़ गया। उसकी आंखों में हल्की जलन चमक उठी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। वो तुरंत वीर की तरफ मुड़ी और अचानक बहुत ही प्यारे लहजे में बोली, सुनिए ना ठाकुर साहब। वीर ने उसकी आवाज सुनी तो हल्का सा झुककर उसके पास आया। हम, बोलो। मीरा ने धीरे से दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और एक बार नस को तिरछी नजर से देखकर बोली, सुनिए ना, बिस्तर पर लेटे लेटे हमारी कमर में बहुत दर्द होने लगा है, आप हमें थोड़ा सा बाहर घुमा लाइए ना। वीर तुरंत गंभीर हो गया। उसने दवाई उठाकर मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मीरा, डॉक्टर ने अभी तुम्हें उठने से मना किया है, इसलिए चुपचाप लेटी रहो और ये दवाई खाओ। उसके लहजे में हल्की डांट थी। और बस, मीरा की आंखें तुरंत भर आईं। वो आंसुओं से भरी आंखों से वीर को देखने लगी। वीर ये देखकर एकदम बेचैन हो गया। वो तुरंत उसका चेहरा सहलाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मीरा ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। आपने फिर डांटा। वो रूठते हुए बोली, हमें आपसे अब कोई बात नहीं करनी, नहीं खानी हमें कोई दवाई, जाए। मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वीर का चेहरा तुरंत नर्म पड़ गया। वो थोड़ा झुककर बहुत ही बेचारगी से बोला, मीरा, सॉरी सॉरी ना बच्चा, प्लीज, अच्छा आगे से कभी नहीं डांटूंगा। लेकिन मीरा ने दोनों हाथ बांध लिए और अपना चेहरा पूरी तरह दूसरी तरफ कर लिया, मानो वो उसे बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती हो। वीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने ऐसा किया जिसकी उम्मीद वहां खड़ी नस को बिल्कुल नहीं थी। अगले ही पल वीर ने मीरा को अपनी बाहों में उठाकर गोद में ले लिया। नस ये देखकर एकदम हैरान रह गई। उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ठाकुर वीर जैसा रौबदार आदमी इस तरह किसी को मनाएगा। वो काफी देर से उससे मीरा को मनाते हुए देख रही थी, और सच कहें तो उसके मन में हल्की सी जलन भी हो रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीर मीरा को गोद में उठाकर अस्पताल के बाहर बने छोटे से पार्क में ले आया। लेकिन पूरे रास्ते मीरा चुप नहीं रही। वो वीर के सीने पर लगातार छोटे छोटे मुक्के मार रही थी। लेकिन वीर के लिए वो मुक्के ऐसे थे जैसे कोई उसके दिल पर फूल बरसा रहा हो। मीरा गुस्से में बोली, छोड़िए हमें, हमें नहीं रहना आपके साथ। फिर उसने मुंह बनाकर कहा, आप बहुत बुरे हैं, बिल्कुल ड्रैकुला की तरह। वीर तुरंत रुक गया। उसने हैरानी से मीरा को देखा। व्हाट? क्या ड्रैकुला? मीरा ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, हाँ ड्रैकुला, वो भी लंबे दांतों वाला खूंखार जानवर। फिर उसने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी आंखें भी नीली हैं, बिल्कुल डरावनी। वीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा जी, कुछ समय पहले तो यही आंखें तुम्हें समुद्र जैसी लग रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी, और अब मैं ड्रैकुला बन गया। मीरा अभी भी उसकी बाहों में थी। वो अचानक हंस पड़ी और बेख्याली में ही अपनी बाहें वीर के गले में डाल दी। फिर बोली, अरे वो तो हम अपने पति की तारीफ कर रहे थे, कितनी केयर कर रहे थे हमारी वो। फिर उसने होंठ सिकोड़कर कहा, पर एक आप हैं, खड़ूस इंसान, जब देखो तब बस डांटते रहते हैं। वीर ने खड़ूस सुनकर उसे हल्का सा घूरा। लेकिन मीरा अभी रुकी नहीं। वो गुस्से से बोली, उस नस के सामने कैसे डांटा आपने हमें? कैसे देख रही थी वो आपको? मन कर रहा था उसका गला दबा दे। फिर उसने मुक्का बनाते हुए कहा, सच्ची, अगर हम ठीक होते ना, तो आज उसे बताते। वीर मीरा की जलन देखकर हंस पड़ा। उसने उसे पास रखी चेयर पर बैठाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है। फिर वो थोड़ा झुककर उसके चेहरे के करीब आया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, पहले ही बोल देती, मैं उसके सामने ही तुम्हें किस कर देता। मीरा ये सुनते ही तुरंत शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और इधर उधर देखने लगी। वीर उसे ऐसे शर्माते देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगा। तभी अचानक एक बॉल आकर उनके पैरों के पास रुक गई। दोनों ने नीचे देखा। थोड़ा दूर कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का भागता हुआ मीरा के पास आया। वो लगभग 12 साल का होगा। वो हांफते हुए बोला, हेलो मिस ब्यूटी, क्या मैं अपनी बॉल ले सकता हूँ? उस बच्चे ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा अभी कुछ कहती ही कि तभी वीर की आवाज आई। क्या कहा तुमने अभी? वीर ने उस बच्चे को घूरते हुए पूछा। लेकिन उस बच्चे ने वीर की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो मुस्कुराते हुए मीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो, मैं शिवांश हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह, और मैं भी एक राजकुमार हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेगी? मीरा बड़े गौर से शिवांश की सारी बातें सुन रही थी। लेकिन जैसे ही उसने शादी वाली बात सुनी, मीरा को जोर से हंसी आ गई। वो तुरंत दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं शिवांश मीरा को हंसता देखकर अपना सिर खुजलाने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। वहीं वीर ने जब ये सब सुना तो वो उस बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हुकुम साहब के सामने उनकी हुकुमरानी साहिबा को आकर प्रपोज कर दे। शिवांश मासूमियत से बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप हंस क्यों रही हैं? मीरा उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दी। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और पूछा, आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हो? अभी तो आप बहुत छोटे हो। शिवांश तुरंत बोला, आप इतनी सुंदर हैं, जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक तो आपकी शादी हो जाएगी। इसलिए मैं अभी आपको प्रपोज कर रहा हूँ, ताकि बड़ा होकर आपसे शादी कर सकूं। उसकी बात सुनकर मीरा एक पल के लिए वीर की तरफ देखने लगी। वीर उस समय गुस्से और जलन भरी नजरों से शिवांश को घूर रहा था। मीरा ने वीर को तंग करने के लिए पछतावे भरे लहजे में शिवांश से कहा, आप हमसे पहले क्यों नहीं मिले? इतना टाइम लगा दिया आने में, देखिए ना, हमें इनसे शादी करनी पड़ गई। मीरा ने ऐसा कहते हुए वीर की तरफ इशारा किया। वीर ने ये सुना तो गुस्से में मीरा को देखने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मीरा ने तुरंत अपना चेहरा शिवांश की तरफ फेर लिया। शिवांश उदास होकर बोला, क्या आपकी शादी हो गई? ओह, मतलब अब मुझे पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा।
उसकी बात सुनकर मीरा और वीर दोनों हंस पड़े। इतनी छोटी सी उम्र में उसे अपनी शादी की चिंता हो रही थी। तभी वीर मुस्कुराते हुए मीरा की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लाया। फिर शिवांश से बोला, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगी। लेकिन अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। तो जाओ जाकर खेलो और मेरी पत्नी पर लाइन मत मारो, ये मेरी है। वीर ने चेहरे पर हल्की कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जैसे जानबूझकर उस बच्चे को चिढ़ाना चाहता हो। शिवांश ने ये सुनकर वीर को तिरछी नजर से देखा। फिर वो अचानक मीरा के पास आया और एक ही सांस में बोल गया, क्या मैं आपके गालों पर किस कर सकता हूँ? मीरा अभी सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। तभी शिवांश ने झट से उसके गाल पर किस कर दिया। फिर अपनी बॉल उठाए और भागते हुए वीर की तरफ देखकर शरारती इशारा किया। उसने मीरा को एक फ्लाइंग किस भी दिया और हंसते हुए भाग गया। वीर ये देखकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। इसकी तो वो आगे बढ़ने ही वाला था कि मीरा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं? बच्चा है वो। वीर हल्के गुस्से और लाचारी में बोला। उसने मेरी पत्नी को किस कैसे किया? मीरा ने उससे घूरते हुए पूछा। अच्छा, तो अब आप उस बच्चे को पनिशमेंट देंगे? वीर यह सुनकर चुप हो गया। वो बस मीरा को देखने लगा। मीरा अभी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक आसमान में तेज बादल गरजने लगे। गड़गड़ाहट। मीरा डर गई। वीर। डर के मारे वो तुरंत वीर के सीने से लिपट गई। उधर विहान सभी के साथ घर लौट आया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। संध्या उसके पास आकर बोली, विहान बेटा, आप कल रात घर नहीं आए थे? विहान ने ये सुना तो उसके कदम वहीं रुक गए। अचानक उसके दिमाग में तेजस्वनी का चेहरा घूमने लगा, जैसे वो अपने कमरे की तरफ जा रही हो। उसे याद करते ही विहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब भी हो गई। संध्या ने फिर पूछा, विहान बेटा, कहाँ खो गए? माँ की आवाज सुनकर सार्थक का ध्यान टूटा। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोला, कुछ नहीं माँ साहब, वो रात में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए उसके लिए बाहर चले गए थे, बस। अच्छा, हमें ना आपसे एक काम था, करेंगे ना अपनी माँ के लिए? टालेंगे तो नहीं ना? संध्या भोला सा चेहरा बनाते हुए बोली। विहान चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए बोला, आज तक कोई काम है जिसे हमने करने से मना किया हो? आप बेझिझक बताए। संध्या ने ये सुना तो उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। वो धीरे से अपने पल्लू में से एक एनवेल्प निकालकर विहान के हाथों में देते हुए बोली, बेटा, इसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, आप देखकर बताइए कि आपको कौन पसंद है। हम आपकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। विहान ने ये सुना तो एक पल के लिए हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। क्या माँ, रिश्ता? पर अभी विहान कुछ कहने ही वाला था कि संध्या जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो विनती करते हुए बोली, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? फिर उसने हल्का सा मायूस चेहरा बनाते हुए कहा, अभी आप ही तो कह रहे थे कि आप हमारी बात कभी नहीं टालेंगे, तो अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? संध्या जानबूझकर अपनी बातों में उसे फंसाते हुए रोने का नाटक करने लगी। विहान थोड़ा परेशान होकर बोला, पर माँ, हम अभी। वो अपनी माँ को समझाने ही वाला था कि संध्या ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया और बोली, आपको हमारी कसम है, आप हमारी बात नहीं टालेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी लड़की देख लीजिए, वरना हम अपनी पसंद से देख लेंगे। माँ की कसम सुनते ही विहान पूरी तरह चुप हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी नजरें उसके हाथ में रखे उस एनवेल्प पर टिक गईं। लेकिन अचानक उसके दिमाग में तेजस्वनी का चेहरा घूमने लगा। उसकी नजदीकियां, उसका उसे किस करना, ये सब याद आते ही विहान के सिर में जैसे दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से क्या कहे। उसकी माँ ने उसे कसम से बांध दिया था, और आखिर वो क्या बहाना बनाकर उन्हें रोके, क्योंकि अभी तक उसकी जिंदगी में भी तो कोई लड़की नहीं थी। तो वो अपनी माँ से क्या कहता? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी सामने से देवराज जी, राजवीर जी और धैर्य जी आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर संध्या तुरंत विहान से बोली, बेटा आप आराम से देख लेना, हम चलते हैं, आपके पिता भी आ गए हैं। इतना कहकर संध्या जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विहान चुपचाप अपने कमरे में आया।
उसने वह एनवेल्प साइड टेबल पर रख दिया और सीधे बाथरूम में चला गया। कुछ ही पल बाद वो शावर के नीचे खड़ा था। पानी लगातार उसके ऊपर गिर रहा था, लेकिन विहान बिल्कुल स्थिर खड़ा था। वो एक ही दिशा में देख रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी के साथ वो आंसू भी बहकर नीचे गिर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे इस दुनिया में कोई भी उसे समझने वाला नहीं है। कोई भी उसकी फीलिंग्स, उसका दर्द, उसकी उलझन नहीं समझ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर तेजस्वनी अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी थी। उसके सामने स्क्रीन पर विहान की पूरी इंफॉर्मेशन खुली हुई थी। वो एक एक करके सारी जानकारी पढ़ रही थी। तभी अचानक उसके सामने देवराज जी की तस्वीर आ गई। तस्वीर देखते ही उसके हाथ रुक गए, और उसी पल उसके दिमाग में अतीत की कुछ यादें उभरने लगी। उन यादों के साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, रूह बेटा, लीजिए खाना खा लीजिए। परीक्षा जी कमरे में आते हुए बोली, लेकिन तेजस्वनी ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, भूख नहीं है अभी, जाए आप। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो अपनी माँ के सामने अपना गुस्सा निकालना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को रोक रही थी। परीक्षा जी ने प्यार से फिर कहा, पर बेटा थोड़ा सा। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तेजस्वनी अचानक तेज आवाज में बोल उठी, एक बार कहा ना आपसे, समझ नहीं आता आपको। ये सुनते ही परीक्षा जी एक पल के लिए सिहर गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप थाली को साइड टेबल पर रखते हुए धीमे स्वर में कहा, रखकर जा रही हूं, जब भी भूख लगे तब खा लेना। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बिना तेजस्वनी की तरफ देखे ही कमरे से बाहर चली गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर काशी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं। तेज हवा चल रही थी, जिससे खिड़कियां बार बार खुल और बंद हो रही थीं। मौसम अचानक बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त बारिश होने वाली है। खिड़कियों के शोर से परेशान होकर काशी उन्हें बंद करने के लिए उठी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पैरों पर गई। उसके पैर में पहनी एक पायल गायब थी। ये देखकर काशी घबरा गई। वो तुरंत बिस्तर पर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां पायल नहीं मिली। फिर उसने पूरे कमरे के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन पायल कहीं नहीं मिली। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बिस्तर के सहारे बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोते हुए बोली, आपकी आखिरी निशानी भी खो दी मैंने। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूं मैं। काफी देर तक रोने के बाद अचानक उसे हॉस्पिटल याद आया। वो तुरंत खड़ी हो गई। अपने आंसू पोंछते हुए उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। काशी तुरंत घर से निकल पड़ी। जल्दबाजी में वो पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन काशी को अपनी पायल हर हाल में चाहिए थी। वो भीगते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ लोग उसके सामने आकर गाड़ी रोक देते हैं, और काशी के कदम वहीं रुक जाते हैं। कमेंट करके बताएगा जरूर, नेक्स्ट पार्ट शाम को आएगा।